हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज इसमें हम पाठ नंबर 5 जब जनता बगावत करती है को शुरू करेंगे और उसमें समझेंगे नीतियां और लोग, यानी अंग्रेजों की नीतियां और उनका रिएक्शन लोगों के द्वारा, यानी लोग उनकी नीतियों से खुश थे या नहीं थे, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो इसमें हम जिस टॉपिक के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे वह है नवाबों की छिनती सत्ता, यानी नवाबों की जो पावर थी, उनकी शक्ति थी, उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा, कंपनी द्वारा धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा था। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी, यानी उनकी ताकत धीरे धीरे कम होने लगी थी। और 18वीं सदी का मतलब तो जानते हैं ना, 18वीं सदी का मतलब है 1700 से 1799 तक का समय, और उसका भी मध्य मतलब 1750 के बाद। अगर आपको याद हो तो 1757 में जब नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी, उसके बाद से अंग्रेज़ों की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। तब से धीरे धीरे वो नवाबों की ताकत उनकी कम करने उन्होंने शुरू कर दिया था। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। देखिए, बहुत सारे दरबारों में अंग्रेज़ों ने अपने प्रतिनिधि वहाँ पर लगा दिए थे। तो वो क्या करते थे, धीरे धीरे जो नवाब होते थे, राजा होते थे, उनके कामकाज में हस्तक्षेप करते थे, यानी वो डिसाइड करना भी उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी और धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, यानी आपको याद है ना, पिछली वर्कशीट्स में हमने समझा था कि भाई अंग्रेज़ों ने ऐसे नीति वो लेकर आए थे कि उन्हें या तो उनका स्वामित्व मानना पड़ेगा, उनका अधिकार मानना पड़ेगा, और जिसने नहीं माना उसको तो वो हरा देते थे, और जो मान लेता था तो उनकी सेनाओं को, अपनी सेनाओं को रखने का उनको कोई अधिकार नहीं था। कंपनी को ही उन्हें पैसा देना पड़ता था और कंपनी उन्हें सुरक्षा प्रदान करती थी। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। देखिए, यहाँ तक कि वो जो टैक्स वसूलते थे, राजस्व यानी टैक्स वसूलते थे, वो भी धीरे धीरे अब कंपनी अपने हाथों में लेती जा रही थी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। हालांकि बहुत सारे स्थानीय शासकों ने मिलकर बातचीत भी की उनसे। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को ही राजा मान ले। लक्ष्मीबाई तो यही चाहती थी क्योंकि वो उनकी संतान थी। हालांकि चाहे वो गोद ली हुई थी लेकिन संतान तो उन्हीं की थी। लेकिन किन्होंने, कंपनी ने ऐसा नहीं माना। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, क्योंकि इस समय तो कंपनी अपनी ताकत बढ़ा रही थी और उसके हौसले बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने उन सब मांगों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो देखिए, उन्होंने अपनी बात को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसा किया। उन्होंने कहा कि भाई अब ये यहाँ का रियासत का शासन तो ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम इसको चला के दिखाते हैं, इसलिए हमारा इस पर कब्जा करना जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा उनके सामने टिके, यहाँ तक कि मुगल शासक भी। तो ऐसा उन्होंने कैसे किया? कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, एक तो इस तरीके से। फिर 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो धीरे धीरे उनकी बादशाहत को भी ख़त्म किया जा रहा था। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफ़र ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह
नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में तो मान्यता दी जाएगी, लेकिन बादशाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर बादशाह माना जाएगा तो फिर क्या होगा, जनता फिर उन्हीं के हक में रहेगी, तो कंपनी की कहाँ से सुनेगी। इसलिए उन्होंने ऐसा किया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है किसान और सिपाही। यानी किसान और सिपाही भी उनकी नीतियों से असंतुष्ट थे। कैसे थे वो जानते हैं। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया हुआ कर्ज भी नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियाँ जो हैं, पुरानी ज़मीनें, उनकी पीढ़ियों पुरानी जो ज़मीनें थी वो हाथ से निकलती जा रही थी, क्योंकि वो कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। तो देखिए, किसान और ज़मींदार तो इसलिए परेशान थे क्योंकि वो जो उनकी नीतियाँ थी कर वसूलने की या लगान वसूलने की वो बहुत सख्त थी, और जो सैनिक थे उनकी असंतोष की अपनी अलग ही वजह थी। क्या वजह थी? वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थे अंग्रेज़ों से। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस भी पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब से सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय की कुछ अपनी मान्यताएं थी जिनको सिपाहियों को लगता था, क्योंकि थे तो वो भारतीय, उन्हें ये लगता था कि भाई हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारी धार्मिक भावना या जो हमारी आस्था है उनको ठेस पहुंचेगी। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो अब आपने देखा कि किस तरह से किसान और सिपाही, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट लोग थे उस ज़माने में भी, लेकिन वो भी उनसे बहुत परेशान, खासतौर से सिपाही तो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर अब जो अंग्रेज़ सुधार कर रहे थे, जो उनको लगता था कि सुधार कर रहे हैं, उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी उन सुधारों पर। वो है कि 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। यानी जो ईसाई मिशनरी थे ना, जो कि जाते थे और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, उनको खुली छूट दे दी कि आप ज़मीन व अपनी संपत्ति पूरी तरह से भारत में जुटाएं और लोगों को ये अपने धर्म के बारे में बताएं, उनको अपने धर्म में शामिल करें। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून भी बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में, आपको बताऊं 1850 वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। यानी उन्होंने लोगों के सामने एक तरह से उनको लालच दिया कि भाई आप इसको अपना लीजिए। और आप देखिए कि इस कानून के प्रावधान में क्या था कि इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है ना, तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। नहीं, अगर वो नहीं अपनाता है तो उसको अंग्रेजों के नियम मानने ही पड़ेंगे, चाहे उसको अपनी प्रॉपर्टी भी, जो भी उसकी संपत्ति है, वो छोड़नी भी पड़ सकती है। इन सभी कदमों से भारतीयों के एक बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज़ उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो देखा आपने कि जब अंग्रेज़ों ने नई नीतियां अपनाई तो उससे सब लोग परेशान थे, सब लोग असंतुष्ट थे। चाहे वो मुग़ल बादशाह क्यों ना हो, चाहे वो जो स्थानीय नवाब थे वो क्यों ना हो, चाहे किसान थे, चाहे सिपाही थे, चाहे आम लोग थे, सभी उनकी नीतियों से असंतुष्ट थे, परेशान थे। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर।
तो पहला प्रश्न है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। तो देखिए कई चीज़ें थी, जैसे स्थानीय शासकों के दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे, यानी उन्होंने अपने प्रतिनिधि तैनात कर दिए थे। किसने? कंपनी ने। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया, राजा जो शासक थे उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके भी छीने जा रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। फिर है प्रश्न नंबर 2, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। आधिपत्य का मतलब उनका प्रभाव, उनका शासन। तो इसका उत्तर है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया, एक बात। दूसरा, फिर 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर ही आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को खत्म किया। तो ये इसका उत्तर हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है कि कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। जैसा कि अभी हमने समझा भी था कि गांवों में किसान भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे और सैनिक अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। फिर है प्रश्न नंबर 4, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैंने ऊपर अभी आपको समझाया भी कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की यानी उसके जो पूर्वज हैं उनकी संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा रहेगा। तो इन सभी कदमों से भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए, सामाजिक दूरी बना के रखिए और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।